गुड मॉर्निंग पब्लिक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ आपकी मेज़बान मुनीज़ मोइन और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ और इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं हरमीत सिंह। क्या हाल है हरमीत? मैं बिल्कुल ठीक। आप दोनों सुनाएं भाई। सामने आज शुरुआत गुड़ से हो रही है क्या? मैंने तो वैसे चाय भी ना गुड़ की बनाई है आज सुबह। अच्छा। हरमीत एक लेकिन तो रहू साहब क्या ख्याल है आपको? तो वैसे मेरे ख्याल में गुड़ की शौकीन है कि नहीं? वैसे हमारे पास बिल्कुल मौजूद है, हम आएंगे उस तरफ भी। ये देखो हमारे सामने भी पड़ा हुआ है मोइज़ गुड़। ये हमारे सामने पड़ा हुआ है, इसको अभी हम खा के बताएंगे तुम्हें कैसा है। और मैं पूरी प्लेट लेके आया हूँ। अच्छा। अच्छा, बहरहाल आज का दिन तो तुम्हारे हवाले से बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है। 100 साल हो गए 1921 के वाक़े को, और ननकाना साहब में इस वक्त तकरीबात जारी हैं। वो कितने दिन जारी रहेंगी, कुछ उसके बारे में हमें बताओ। जी बिल्कुल रहू साहब, ये वैसे ये 100 साल पहले साका ननकाना साहब के इसलिए याद किया जाता है कि यहाँ पे जो हिंदू महान थे उन्होंने इस गुरुद्वारे पे कब्जा जमाया था, और एक तारीखी लिहाज से फिर कुछ जथेबंदियाँ जो सिखों की थी उन्होंने जाके इस गुरुद्वारे को आज़ाद किया, और वहाँ पे बहुत बड़ी तारीख है। कई जो है वो सिख रहनुमा वहाँ पे शहीद भी हुए, और वहाँ पे आज भी उसी तरीके से मनाया जाता है। 3 दिन की तकरीबात होती हैं। गुरु ग्रंथ साहब जो हमारी होली बुक है उसकी पाठ आरंभ होता है। उसके बाद 3 दिन तक ये तकरीबात जो है मजहबी तकरीबात का सिलसिला जारी रहता है। लेकिन अगर हम बात करें, भारत से बड़े यात्रियों ने बड़ी वो कोशिश की। 700 से लोग थे, 700 लोग आना चाह रहे थे, पर अनफॉर्चुनेटली जो भारतीय हुकूमत है वो हमेशा इस तरह रोड़े अटकाना जो है, अगर आपको करतारपुर के प्रोजेक्ट की मैं बात करूं तो उसको फ्लॉप करने के हवाले से भी बड़े इकदाम उन्होंने किए। और इस वक्त भी जो सिचुएशन है, क्योंकि ननकाना साहब हो गया या करतारपुर हो गया तो हमारे लिए काफ़ी मुक़द्दस है, और यहाँ पे आना हर एक सिख की ख्वाहिश होती कि वो आके ननकाना साहब की धरती पे आके माथा टेके। तो इस वक्त हम देखते हैं कि पाकिस्तानी जो सिख प्रबंधक कमेटी थी उनके जितने भी मेंबरान थे वो बॉर्डर पे इंतज़ार करते रहे सिख यात्रियों के, लेकिन वहाँ पे उनको आने नहीं दिया, उनको इजाज़त नहीं मिली। लेकिन तकरीबात का जो सिलसिला है ये ऐसे ही हर साल चलता रहता है। लेकिन इस बार जो 100 साल तकरीबात मनाने का मकसद एक ही था कि इसको उन शहीदों के नाम याद कराया जाए, क्योंकि ज़ाहिर बात है बहुत बड़ी तारीख़ है, उस तारीख़ को दुनिया के सामने भी रखना है। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें तो ननकाना साहब में वैसे तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो बाबा गुरु नानक जी का जो जन्मदिन होता है वो 9 नवंबर को या इस तरह नवंबर के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है, और उसमें काफ़ी सारे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लोग आते हैं। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया भर में जहाँ जहाँ पे सिख है। मैं समझता हूँ कि जो भारत है, भारत में ज़्यादा तादाद है सिखों की, लेकिन वहाँ पे आप देखें तो हालात इस किस्म के हैं कि एक तो सिखों से वहाँ उनकी धरती माँ छीनी जा रही है, उनके जो किसानों के साथ जिस तरह ज्यादती हो रही है, फिर ऊपर से उनके मजहबी जो आज़ादी है तो वो भी सबके सामने है। लेकिन एनी हाउ पाकिस्तानी हुकूमत ने हमेशा सपोर्ट की है, और यहाँ पे जो तकरीबात है उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बड़ा सपोर्ट करती है, सिख यात्रियों को फैसिलिटेट करती है। तो जाहिर बात है कि मुल्क है हमारा, सबका साझा मुल्क है, और जब इस किस्म की तकरीबात ही खूबसूरती होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो हरमीत। यहाँ पे अगर हम देखें तो जी हरमीत, 100 साल जश्न है और तकरीबात मनाई जा रही हैं, शहीदों के नाम किया जा रहा है उसको जो थे वहाँ पे। तो आप गुड़ खाना शुरू करें, मैं ख्याल में गुड़ की बारी आ गई। गुड़ की बारी आ गई, हमारे भी सामने पड़ा है गुड़ के। रहू साहब ना, मुझे गुड़ मेरे सामने पड़ा है। अच्छा। गुड़। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जब मैं हमारे घर में ना मेरी वालदा साहिबा क्या करती थी, वो गुड़ के लड्डू बनाती थी, तिल के लड्डू। अच्छा। उसमें गुड़ होता था, और सर्दियों के मौसम में हमारे घर में ये चीज़ें बड़ी काफ़ी बनती थी, और एक तो उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। मुनीज़े वैसे इस्तेमाल करना चाहिए। मैं तो अब भी क्या करता हूँ कि गुड़ जो है, गुड़ की चाय के बगैर मुझे वैसे मज़ा नहीं आता है। क्या मजे की बात किया हरमीत आपने। अच्छा, अगर हम बिल्कुल मोइज़ गुड़ की बात करें, आई वुड लाइक टू ओपन इट फर्स्ट। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, ये अगर हम चाय के साथ लें तो भी बहुत अच्छा है। अच्छा, एक मैं लूँगी और एक रऊफ साहब को दूंगी ताकि वो अपनी चाय में डालें, एंड ही वुड लव हिज टी। मैं जब अभी शुरू करूंगा मैं इसको लूँगा। मतलब इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जैसे ये है कि इंतहाई मज़ेदार है, ये खा के तो हमने देख लिया है वाकई। अच्छा, रऊफ साहब आते आते देखिए हो गया हमारा यहाँ तक। बिल्कुल सही है। क्योंकि हमने इसको वैसे ही खाना शुरू कर दिया, ना सिर्फ हमने बल्कि तमाम स्टाफ ने, इवन के जो ऊपर
पीसीआर में अच्छा, बैठे इसमें हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छा, आमतौर पर आपने तो डब्बे की बात की ना मुनीजे, आप लोगों के पास तो डब्बे पैक पड़े हैं। मैं जैसे ऑफिस में ला रहा था तो जितने भी स्टाफ है भैया एक एक लेके, तो मेरे पास तो 3-4 ही रह गए। और जाहिर बात है कि इसके बाद फिर वैसे भी मैंने ऑफिस में ही बैठना होता है तो चाय में ही इस्तेमाल होगा। लेकिन वैसे रऊफ साहब अगर हम देखें ना कि गुड़ गर्मियों में हम शरबत उसका बड़ा वो है, उसका शरबत बनाया जाता है। सर्दियों में काफ़ी सारी चीज़ों में इसको इसमें मिक्स किए जाते हैं। ये गुड़ की मैं अगर बात करूं, तासीर इसकी वैसे है तो गर्म, लेकिन अगर हम बात करें सर्दियों के हवाले से तो भी फ़ायदा है, गर्मियों में भी फ़ायदा है, जिगर के लिए भी फ़ायदा है वैसे गर्मियों में। तो और साथ साथ में मुनीज़ एक और चीज़ आपको बताऊं कि जो मोइस गुड़ है इसमें विटामिन B1, A, B2, विटामिन C, सारी आयरन, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो को ज़रूरत होती है, सारी जिस्म को ज़रूरत होती है उन चीज़ों की, तो वो सारी चीज़ में है और काफ़ी सारे फायदे हैं इसके वैसे। अच्छा हरमीत, मैं आपको मुझे एक बात सबसे फायदा बताती क्या हूँ। लगता है, ये मैं तो मुझे चाय बताने जा रही है लेती हमें हूँ। इसके और फायदे मोइस गुड़ के। मोइस गुड़ के हरमीत, और मैं फायदे क्या हैं? आपको ये भी बता दूं कि हमने अच्छा। इसको चाय के साथ तो ट्राई किया है, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन कावे के साथ भी बहुत अच्छा है, ग्रीन टी के साथ भी बहुत अच्छा है। किसी भी इस तरह के ड्रिंक्स ये अगर इसमें यूज किया जाए तो इसका जायका बहुत मजे का है। लेकिन अगर हम मोइस गुड़ की सिर्फ बात करें तो ये डाइजेशन को बेहतर करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ना सिर्फ ये बल्कि आपको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी से भी प्रोटेक्ट करता है कि अंदर का बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मलाइज रखता है, तो आप ज़्यादा इस तरफ वल्नरेबल नहीं होते। इसके अलावा लॉन्ग टर्म एनर्जी भी मिलती है। अब क्योंकि हम लोगों ने तो 2 घंटे भी यहाँ बैठना है, ड्यूटी करनी है, क्यों ना रोज अच्छी वाली चाय पी ली जाए गुड़ डाल के। खासतौर पे मतलब शाम में हमारे अच्छा, भी वैसे एक बुजुर्ग बात थे और ना। बताऊं, आपने बात की ना, जी रऊफ साहब, जी साहब। जी, मैंने कहा हमारे बुजुर्ग भी और हम भी ये किया करते थे कि खाने के बाद इसको जरूर ट्राई करते थे कि ये हाजमे को बेहतर करता है। और फिर मैं आपको बताऊं अपनी तौर पे, मेरे तो ख्याल में ये जाके आज भी मैं ट्राई करूंगा घर इसको ले जाके, और वो है गुड़ वाले चावल। गुड़ वाले चावल ठीक कह रहे हैं। जो है कमाल में, मेरे फेवरेट है बाजी। हाँ, गुड़ वाले चावल इसके बनाएंगे। वैसे जब भी मैं शादियों पे जाता हूँ ना, बेगानों की शादी में, अब्दुल्ला दीवाना वही सीन, मैं गुड़ के चावल देखता हूँ कि भाई किसी ने गुड़ के चावल बनाया। अक्सर हमारे गांव में काफी बनते रहते हैं। अच्छा, तो आजकल तो काफी अरसा हुआ मैं गाँव भी नहीं गया हूँ। हरमीत, हम क्यों ना रऊफ साहब की मौजूदगी का फायदा उठाएं और रऊफ साहब से पूछें कि गुड़ कैसे बनता है। सर, आपका तजुर्बा बहुत ज्यादा है, आपको तो आइडिया होगा, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है गुड़ कैसे बनता है। ये तो बहुत खालिश तरीके पे बनाया गया है। वैसे अमूमन ये होता है कि जो गन्ने का रस है, अच्छा, उसको एक बहुत बड़े कढ़ाई में डाला जाता है। अच्छा, और कढ़ाई में डाल के उसको मुसलसल एक हिलाया जाता है। अच्छा, और वो जो पकता जाता है, नीचे आग चल रही होती है, लेकिन ये तो खालिश प्लांट के ऊपर बना हुआ है। अच्छा, हाँ, मतलब वो देहातों में होता है, ये खालिश प्लांट पे बना हुआ है। और ये प्लांट इसका जो है वो इसने इसको खालिश इसके अज़ा जो है वो महफूज रखे हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप कहें कि अच्छा। फिर बाजार में जो गुड़ मिल रहा होता है ना, उसमें ये होता है कि उसमें केमिकल डाल के उसका रंग सफ़ेद कर देते हैं। हाँ जी। ये अपने प्योर कलर में है। तो अच्छा। ये बहुत बड़ी बात है, किसी तरह का कोई केमिकल शामिल नहीं है, किसी तरह के कोई दूसरे अज़ा शामिल नहीं है। तो ये खालिश है बिल्कुल। इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी यही है। तो इसलिए सेहत के बारे में, उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये सेहत के बारे में भी अच्छा होगा। और अगर कहा जाता है कि गुड़ जो है वो चीनी से ज्यादा बेहतर है, अगर आपने चीनी इस्तेमाल करनी है तो आप उसकी जगह गुड़ यूज कर लें, क्योंकि ये नुकसानदेह नहीं है और गुड़ से तैयार किया जाता है। क्या ख्याल है? अच्छा जी, तो नहीं, बाल बिल्कुल आपकी दोस्त है मुनीज़े, ऐसा ही है। और जी हरमीत, हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, मुनीज़े की बात से एग्री इसलिए कर रहा हूँ कि गुड़ के ये है कि वो जो केमिकल प्रोसेस है, जिस तरह सर ने बात की कि बिल्कुल इसको केमिकल प्रोसेस से तो इसको गुजरना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि आम लोग जो है कढ़ाई रख लेते हैं। और मैंने खुद भी ये जो चरसदा का एरिया है वहाँ पे भी काफ़ी इस किस्म की चीज़ें, गुड़ की बहुत ज़्यादा गन्ने की काश्त वहाँ पे की जाती है। तो ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनता है, तो उसके जाहिर बात है कि उसके नुकसान ना होने के बराबर है। मैं व्यूअर्स और को, एक मैं और चीज़ पब्लिक को एक बात बताना चाह रही हूँ हरमीत, वो ये है कि मोइस गुड़ दराज ऐप पर भी दस्तयाब है। जिसको चाहिए दे कैन गो टू दराज ऐप and order it from there, तो उन्हें वो मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल। और आज जितने लोग हैं मंगवाएंगे, हमें तो यही मिल गया। जाके अपने घर में ट्राई ज़रूर करें इसकी मुख्तलिफ डिशेस बना के, और इसको चाय के साथ खा के, बिस्किट की तरह खा के भी। फिर हमें ज़रूर बताएं कि आपको अच्छा लगा है कि नहीं, क्योंकि
मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। अच्छा ठीक है, मुरीज़ा ने जो है ना इसे आने से पहले इसे मैंने चेक किया, इसने 3 खा लिए पहले आने से पहले। हाँ मैंने खा लिया। अच्छा हरमीत वापस आ गए तो उसके भाई इसका ऊपर। मतलब है कि हमारे ऑफिस में सबको अच्छा लगा है वैसे। मैंने आप लोगों ने जो डब्बे रखे हैं, मैंने पहले भी कहा कि डब्बे जो मैं जैसे लेके आया तो सबने खोल खोल के भाई हर एक ने अपने नाम कर लिया। तो जाहिर बात है मुझे भी अच्छा लगा है वैसे। अब रऊफ साहब से पूछना होगा कि रऊफ साहब आपको अच्छा लगा है वैसे कि रऊफ नहीं? साहब अब बिल्कुल, मैं तो बता चुका हूँ ना कि मैं तो एक तो खा के देख लिया, दूसरी बात यह है कि मैं इसके गुड़ वाले चावल बनवाऊंगा जाके आज, और वो खाएंगे, और उसकी मोइज गुड़ की चावल जो होंगे, और खास तौर पे हरमीत के लिए वो जो नीचे की खुरचन होती है ना उसके ऊपर मलाई डाल के वैसे उसका मजा ही कुछ और होता है। मैं उसका उमूमन तो उसका मजा ही होता है। अच्छा ये वैसे मैं तो नहीं हूँ मुनीज़े के लिए। फिर हरमीत मैं एक ब्रेक लेती हूँ और ब्रेक में आप सारा गुड़ खा लेना। बनाए हुए चावल, हाथों से बने हुए चावल लाजमी खाने। मैंने नहीं बनाने, मैंने बिल्कुल नहीं बनाने, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। रऊफ साहब बनवाएंगे घर जाके। अच्छा अभी हम एक ब्रेक पर चलते हैं। हरमीत ब्रेक पर चलते हैं जिस हमारे साथ अहले वफा की कास्ट होगी और उनसे करेंगे दिलचस्प बातें। सो डोंट गो एनीवेयर पब्लिक, स्टे विद अस। वेलकम बैक पब्लिक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने मोइज गुड़ की बात की, गुड़ के फ़वाइद डिस्कस किए। अब जहां हमने गुड़ की बात कर लिया तो क्यों ना हम कुछ लेसन की बात भी कर लें। अब बात यह है रऊफ साहब के हमारे रोज़मर्रा के खानों में ये इस्तेमाल होता है, हर घर में लहसुन तो मौजूद होता है और इसके ना सिर्फ खाने में फ़ायदे हैं बल्कि इसके मेडिकल बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। एक एक करके आपको सब बताएंगे, लेकिन पहले ये बता दूं कि एक रशियन फिजिशियन ने ये कहा है कि लहसुन के ज़रिए 66 अमराज जो हैं उनको रिकवर किया जा सकता है। वो कौन कौन से हैं उस तरफ भी आएंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं अगर किसी के कान में दर्द है तो उसके लिए भी लहसुन इस्तेमाल होता है। अगर किसी को पिंपल्स बन गए हैं तो भी लहसुन इस्तेमाल होता है। बहुत से इसके यूजेस हैं। तो क्यों ना पहले एक पैकेज तैयार किया है हमारी टीम ने, वो देखें। ने इंसानों को खानों के लिए लातादाद नेमतें अता की हैं जो बहुत से अमराज में आब हयात का काम करती हैं। इन्हीं में लहसुन अहम है। लहसुन मशरकी खानों का अहम जुज़्व है। अक्सर खाने इसके बगैर नामुकम्मल समझे जाते हैं। ये सिर्फ खानों का जायका ही नहीं बढ़ाता बल्कि कई बीमारियों ख़ुसूसन दिल के अमराज से बचाव में अहम किरदार अदा करता है। लहसुन गुज़िश्ता 5000 साल से मुख्तलिफ अमराज में बतौर दवा भी इस्तेमाल हो रहा है। एक मिस्री दस्तावेज़ के मुताबिक 1550 साल कबल मसीह लहसुन से 22 अमराज की दवाएं तैयार हुईं। रूस के माहिर ने इससे 66 किस्म के अमराज का इलाज तहरीर किया। अमेरिका, चीन और जापान के बेशतर डॉक्टर ने भी लहसुन को बीमारियों का इलाज दहिंदा करार दिया। लहसुन का बाकायदगी से इस्तेमाल दमे की बीमारी को कम करने में अहम किरदार अदा करता है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत को जिला बख्शता है, थकावट दूर करता है। बिच्छू के कांटे पर लहसुन के पानी का इस्तेमाल भी बहुत मुफीद है। कान में दर्द हो तो थोड़े से कड़वे तेल में लहसुन जलाकर कान में डालें, आराम आ जाता है। फिंसी हो तो फट जाती है। लहसुन खून को साफ करता है और जरासीम मारता है। लहसुन के फवाइद को देखते हुए अगर ये सोने के भाव मिले तो ज़रूर खाना चाहिए। वैसे रऊफ साहब वो लोग जो सुबह सुबह चाय नहीं पीते, अगर ग्रीन टी पीते हैं, कहवा पीते हैं, तो अगर वो उसमें लहसुन डालना शुरू कर दें तो उनको कितने फ़वाइद हैं। मतलब सुबह सुबह आपका ब्लड अगर साफ़ हो जाए, प्योरीफाई हो जाए, तो इससे बेहतर क्या है कि आपके जो हेल्थ इश्यूज़ हैं आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतर हो जाएंगे। जैसा कि अभी इस रिपोर्ट में भी ये बताया गया है कि ये आब हयात का काम करता है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर इसके फ़वाइद देखें तो ये तो शायद सोने से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाए या उससे भी ज़्यादा। क्या ख्याल है? खैर मैं तो ये जानता हूँ कि मेरे वालिद को हार्ट का मरज़ था, तो उनको किसी ने ये बताया था कि रोज़ लहसुन जो है ना उसको एक उसकी तुरी उसको बोलते हैं ना, अच्छा। जिस तरह पंजाबी में। हाँ, एक पीस। हाँ, एक पीस उसका जो है ना वो रोज़ खाया करें। अच्छा। ये बंद शरियानों को खोलता है दिल की, तो वो रोज़ खाया करते थे और अच्छा। हमें भी एडवाइस किया करते थे कि ज़रूर खाया करो। हरमीत से भी पूछते हैं, हरमीत लहसुन के खाने में जायका बड़ा मज़ेदार होता है, ख़ास तौर पे दाल बनाई जाए ना, साबुत मसर,
उसमें जो लहसुन का तड़का मज़ा देता है, फिर क्या बात है। मतलब मैं अगर कहूँ मशरकी खाने की जो रिवायत है उसमें अगर लहसुन ना हो तो खाने का जायका ही नहीं होता है। और अगर मैं बात करूँ जिस तरह आपने दालों की बात की, तो दालों में तो इसका जारी बात है कि उसमें इसका इस्तेमाल काफ़ी हमारे घरों में भी होता है, काफ़ी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बाकी जिस तरह बात की आपने कि दिल के अमराज के हवाले से आपके वालिद साहब के हवाले से आपने बताया, यकीनन एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, मैं जब कोलमपुर में था तो मुझे अचानक रात को दर्द शुरू हुआ दान में, और मैं इधर उधर ढूंढता रहा। मैंने कहा क्या करूं, कि एक दोस्त ने बताया कि भाई ये जो लहसुन है ना, एक इसकी जो फली है ये रख लो, इसके साथ काफ़ी रिलैक्स हो जाओगे। और यकीन माने कि उससे मुझे फ़ायदा हुआ, और तकलीफ जो पूरी रात तकलीफ थी उससे थोड़ा फ़ायदा हुआ। तो काफ़ी सारे फ़वायद हैं नेचुरल जितनी चीज़ें हैं, चाहे हम अदरक की बात करें या लहसुन की बात करें। एक तो खाने ज़ाहिर बात उसमें इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन दीगर जो चीज़ें इसमें काफ़ी सल्फर कंपाउंड इसमें पाया जाता है, जो कि बालों के लिए, खासकर जो ख़वातीन है ना, वो जो जितनी ख़वातीन को बालों का मसला होता है कि बाल गिरते हैं या लंबे घने बाल, तो इसका जो रस है वो प्याज के साथ आप इसका जो वो बनाया जाता है, क्या उसे कहते हैं, मिक्स करके इसका रस जो आप हल्के से ऑयल में डाल लेते हैं तो उसमें काफी फायदा होता है। तो ढेर सारे फवायदे हैं। और ठीक है हरमीत, ठीक है, जो तमाम आपकी फीमेल फॉलोवर्स है ना, उनको पता चल गया है कि हरमीत ने उनको हेयर अच्छे करने की टिप दे दी है। अब मैं और रऊफ साहब पब्लिक को एक मूवी का खाने जा रहे हैं। नो टाइम टू डाई, जेम्स बॉन्ड की आने वाली फिल्म जिसने तहलका मचाया हुआ, आने से पहले ही यूट्यूब के ऊपर उसके जो देखने वाले ट्रेलर वो बड़े शौक से इंतजार कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि तफसील तो हम बहुत ज़्यादा बाद में बताएंगे, लेकिन 25th इंस्टॉलमेंट यानी 25वीं सिल्वर जुबली एक तरह की है जेम्स बॉन्ड फिल्मों की, तो उसके ऊपर ये रिलीज की जाएगी बहुत जल्द। ट्रेलर देखेंगे, ट्रेलर देखते हैं पहले चल के। जेम्स बॉन्ड एक मिशन पर है जिसमें कि उसे एक साइंटिस्ट को बचाना है। देखकर तो मुझे यही लग रहा है रूप साहब। बिल्कुल, कहानी भी उसकी यही है। सबसे बड़ी बात यह है कि डैनियल क्रेग जो तकरीबन 5वीं फिल्म उसकी है, जिसमें उसने इसके बाद अपने इस मिशन से उसे अलहदगी अख्तियार कर लेनी है। उसके बाद नया जेम्स बॉन्ड दरियाफ्त किया जाएगा, ढूंढा जाएगा, उसकी तलाश होगी। तो डैनियल क्रेग के जो फॉलोअर्स हैं, जो उसके चाहने वाले हैं, वो भी बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं इसका कि ये किस तरह की फिल्म होगी, इसमें एक्शन कैसा होगा। अच्छा, बड़ी मज़ेदार जो बातें हैं ना, वो ये है कि 25वीं, मैंने पहले ही फिल्म बता दिया, ये 25वीं फिल्म है जेम्स बॉन्ड सीरीज़ की। जेम्स बॉन्ड के जो शायकीन हैं वो हमेशा ये इंतजार में होते हैं कि इस दफ़ा वो किस तरह की कार लेके आएगा, इस दफ़ा उसकी गन किस तरह की होगी, इस दफ़ा कौन से उसके जो स्पेशल जो एजेंट का हेड है, वो उसको जो साइंटिफिक लैब का हेड होता है। मैं वैसे इसमें पढ़ रही थी, लिखा हुआ है कि इस बार एक वो नई टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है। मैं एग्जैक्टली यही बात कर रहा था कि नई टेक्नोलॉजी वो कौन सी होगी, उसका इंतजार होगा, एक्शन कितना शानदार होगा। ये जितनी भी डिटेक्टिव फिल्में हैं ना, इसमें एक्शन बहुत जोरदार होता है, और वो टेक्नोलॉजी उसकी खास तौर पे। यानी हमेशा ये होता है कि लगता है एक मौके के ऊपर कि विलन कामयाब होने जा रहा है और वो दुनिया को तबाह कर देगा, या वो कोई ऐसी चीज बना रहा है। मजा आ रहा है हरमीत? हाँ, मैं सुन रहा हूँ साहब की बातों से भी मजा आ रहा है, और फिल्म का ट्रेलर देख के भी मजा आ रहा है। अच्छा, जब बड़े गौर से, आप मुझे नहीं देख रहे, मैं बड़े गौर से सुन रहा हूँ रऊफ साहब को। जब हम रऊफ साहब के पसंदीदा मूवीज को डिस्कस करते हैं तो मुझे लगता है कि जैसे स्टोरी टेलिंग नहीं कर रहे होते, बच्चों को बता रहे होते हैं। और पता है मुनीज़े, मतलब सच बताऊं तो मेरा दिल करता है कि अब ना स्टूडियो से ना जैसे ये फिल्म रिलीज हो और मैं पहुंचूं देखने के लिए, क्योंकि सर जिस तरह तरीके से बताते हैं और उसके एक एक पहलू उस पर बात करते हैं तो मजा आता है। हाँ। सर कंटिन्यू करें, मैं सुनना चाह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, तो मैं ये बताऊं कि इससे पहले हरमीत जिन हीरोज ने, जिन सेंट्रल कैरेक्टर्स ने, बड़े किरदारों ने मतलब उसके ऊपर किया है, उसमें यानी सेंट्रल रोल किया है, उसमें सबसे बड़ा देखा जाए तो शॉन कॉनरी का नाम हमेशा, शॉन कॉनरी का अभी कुछ ही अर्सा पहले इंतकाल हुआ था। शॉन कॉनरी ने बहुत सारी फिल्में की थी जेम्स बॉन्ड की, और लोग ये कहते हैं कि बहुत जेम्स बॉन्ड आए लेकिन शॉन कॉनरी जैसा जेम्स बॉन्ड कोई नहीं था। तो अब डैनियल क्रेग ने भी 5 फिल्में कर ली हैं, उसका बड़ा शिद्दत से इंतजार होगा कि वो क्या करता है। रामे मलिक मुझे नजर आ रहा था जो डिटेक्टिव, मतलब इस सीरीज में रामे मलिक क्या करेगा वो भी हम देखेंगे। तो मतलब बड़ी शिद्दत से इंतजार है इस फिल्म का। इसके साथ हाँ जी नहीं, पहले आप बताएं।
इसके साथ चूंकि मिशन इम्पॉसिबल भी आनी है, अच्छा, वो टकराव होगा दोनों का, देखते हैं दोनों में से कौन सी ज़्यादा कामयाब होती है। मिशन इम्पॉसिबल अमेरिकन है, 2021 फिल्मों के लिए एक अच्छा साल होगा, इन मूवीज का भी और हमारे ड्रामे का भी। A+ पर एक ड्रामा आने जा रहा है, अहले वफा, और उसकी टीम अब हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करने जा रही है। सो पब्लिक, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक पब्लिक, और हम वापस आ चुके हैं ब्रेक के बाद, और अब आपको बताएं कि A+ पर एक नया ड्रामा आने वाला है जिसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है, और इस ड्रामे को लिखा है ज़ंजबीन आसिम ने और किरण शाह ने। इंतहाई खूबसूरत ड्रामा रऊफ साहब आने वाला है जिसका सभी को इंतज़ार है, तो क्यों ना पहले चलकर उसका ट्रेलर देख लें। ट्रेलर तो बहुत शानदार है, बहुत खूबसूरत है, और इस प्रोग्राम को, इस ड्रामा को डायरेक्ट कर रहे हैं जासिम अब्बास, जो कि अभी हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ लीडिंग फीमेल एक्ट्रेस भी मौजूद हैं, मिज़ना वक्कास। तो हाउ आर यू टू? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड मॉर्निंग, अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेल। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। इतना शानदार ड्रामा आने वाला है, ट्रेलर इतना खूबसूरत है, क्या हम जान सकते हैं कि स्टोरी क्या है? Honestly, I cannot really give you a detailed view, तो obviously हम दे नहीं सकते इस टाइम पे, but I can give you an insight. It's a very different story. It's a story of two sisters. And जो उनकी लाइफ में problems and issues वो मिलके solve करती हैं. It's a story of sacrifice, in other words, I would say. It's very very beautifully written by them and acted by them. अच्छा, sacrifice मतलब इस सेंस में कि एक बहन को दूसरे के लिए sacrifice करना, अगर ज़्यादा डिटेल में ना जाए तो। To be honest, sacrifice ना सिर्फ sisters का है, but बल्कि family members का भी है. So it's a story of sacrifice, like how they are actually living for each other, and there's no negativity at all. That's the best part. अच्छा, तो आपका रोल जो है वो उसमें क्या है? एक बहन आप कर रही हैं? एक बहन मैं हूँ। अच्छा, तो जो बड़ी और समझदार है। अच्छा, बड़ी और समझदार है, इस पर बहुत जोर था, मैं बड़ी और मैं समझदार। लेकिन हम सेकंड हाफ में जब दूसरी बहन को लेंगे तो देखते हैं रऊफ साहब के वो भी क्या यही बात पर जोर लगाती हैं? नहीं, तो अगर जो बड़ी और समझदार है, सेक्रीफाइस भी उसी को करना है फिर? हो सकता है, अगर मैंने बता दिया तो फिर आप देखेंगे नहीं ना। अच्छा, तो ज़रा थोड़ा सा बताओ अपने बारे में, कितने से कर रही हो आप? मैं 10 इयर्स से कर रही हूँ। अच्छा, और कराची से हूँ, और नापा से थिएटर एक्टिंग की मैंने पूरी 3 इयर्स का डिप्लोमा किया। अच्छा, तो लाहौर में आकर काम करना कैसा लग रहा है? इस्लामाबाद में। ये शूट इस्लामाबाद में, और आप लोग कल इस्लामाबाद जा रहे हैं। That's right. अच्छा, असल में हमने कहा कि शायद A+ के यहाँ पर, और आपकी एंगेजमेंट भी, सुबह भी आप एक और शो के लिए रिकॉर्डिंग करवा रहे थे हमारे, और आज आप फिर हमारे पास आ गए। Exactly. इस्लामाबाद। और आप अपनी बैकग्राउंड आप भी बता दीजिए। जी, I'm actually I've done my masters in filmmaking from Wales. Okay. और उसके बाद I've done so many TVCs, so many video songs, different telefilms and serials too. तो yeah, it's been like around, I was 14 when I directed my first TVC. अच्छा, So yeah, it's been quite a while now. रऊफ साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात नहीं हो गई 14 साल की उम्र में? हाँ, मतलब लग रहा है अपने वक्त से बहुत ज़्यादा पहले। जी जी। तो क्या कैमरा पकड़ के मतलब बस शूट शुरू कर दिया था या क्या किया था? Honestly speaking, मैं पाकिस्तान आया था because जब हम छुट्टियों में पाकिस्तान आते, because I was studying filmmaking already. तो जब मैं पाकिस्तान वापस आया तो I remember कि we had this opportunity. I went to a set और उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा आप पढ़ रहे हैं तो just let us know कि what are you gonna do. तो मैंने वहाँ पे I directed that throughout. And alhamdulillah उसके बाद से I started getting offers and I started working here in Pakistan. कौन सा स्कूल, कौन सा बाहर का? Wales, University of Wales. अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स से किया हुआ है। ठीक है, मैंने भी किया हुआ, लेकिन मैंने अमेरिकन यूनिवर्सिटी वाशिंगटन। अच्छा, वैसे वाशिंगटन चाहूँगा हरमीत, एक सेकंड मैं बता दूं, हमारे साथ हरमीत इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं, और वो भी सवाल शामिल कर रहे हैं। जी हरमीत। Sure. अच्छा, मैं पूछना चाहूँगा कि हमारे ड्रामा इंडस्ट्री के हवाले से ज़्यादा ये बातें आजकल गर्दिश करती हैं कि ख़वातीन के हवाले से ज़्यादा कैरेक्टर आते हैं, फिर साजिशी किरदार दिखाए जाते हैं, घरेलू मसाइल, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस। आप तो वैसे ड्रामे की स्टोरी हमें बता नहीं रहे, लेकिन क्या इस ड्रामे में कोई ऐसे कैरेक्टर शामिल है? हरमीत जानना ये चाह रहा है कि हमारे यहाँ जो ड्रामा इंडस्ट्री है उसमें ख़वातीन और इंतशार और कुछ वायलेंस, कुछ इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं, तो आपके ड्रामे में भी क्या इस तरह का कुछ
मौजूद है? हम अक्सर ना ये बात करते हैं कि किसी को तो ट्रेंड चेंज करना है, एंड आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट सेलेक्टिंग स्क्रिप्ट्स, और इसमें वी मेड श्योर लेंस ना हो, कोई नेगेटिविटी ना हो, कोई गलत मैसेज ना पोर्ट्रे किया जाए, तो इसमें इंशाल्लाह ताला पीपल आर गोना लव इट। कोई इंतशार और इस तरह की कोई चीज़ें उनको नजर नहीं आएंगी। मिर्ज़ा, रियल लाइफ में आपकी एक्टिविटीज क्या हैं, बिहेवियर क्या है? क्योंकि ड्रामे में तो एज यू सेड आप बहुत समझदार हैं। ऐसी ही हूँ। अच्छा, ये तो फिर डायरेक्टर साहब ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, क्या ख्याल है? सेट पर ऑफ द रिकॉर्ड मुज़ना की एक्टिविटीज क्या होती हैं? ऑफ द रिकॉर्ड मिज़ना इज क्वाइट सेंसिबल, शी नोज व्हाट शी इज डूइंग। मतलब मिज़ना ने कभी सेट पे ऐसा तंग नहीं किया, शी इज वेरी 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 सेंसिबल। आई थिंक उनका ऑफ द कैमरा भी वही रूप है, बिकॉज शी गाइड्स एवरीबडी व्हेन शी इज वर्किंग विद पीपल, शी गाइड्स एवरीवन, दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट हर। राइट। तो डायरेक्टर का काम मुश्किल नहीं हो जाता अगर सारे को डायरेक्ट मतलब वो करना शुरू कर दें? दैट्स द पार्ट कि ये पता है अच्छी चीज़ क्या होती है कि पीपल लाइक हर, ये लोग अपनी इनपुट्स देते हैं अपने कैरेक्टर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अच्छा। एंड दोज इनपुट्स एंड द सजेशंस आई ऑलवेज वेलकम दोज, बिकॉज अगेन फॉर एग्जांपल अब जैसे मैं डायरेक्ट करूँ, अंजुम हबीबी साहब हैं सीरियल में, एंड ही स्टार्टेड वर्किंग बैक इन 1976। अच्छा। और उनकी इनपुट्स, उनकी सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम, बिकॉज ऑब्वियसली एक विजन दैट आई फॉलो। एट द सेम टाइम फॉर एग्जांपल अगर मिज़ना ने ज़ारा का कैरेक्टर को अपनाया है, तो आई वुड लव टू लिसन टू व्हाट दे वांट टू ब्रिंग इन, वो उसमें क्या नयापन देना चाहते हैं। तो या अच्छा, इसमें वैसे मतलब ये है कि वो बड़ी शानदार किताब है कि एडवेंचर्स इन द स्क्रीन ट्रेड, जो दुनिया में बड़े बड़े स्टार्स और उनके फिर जो कैरेक्टर में दखल देते हैं, और वो उस हवाले से ये विलियम गोल्डमैन की लिखी हुई है, जिनकी मशहूर फिल्म थी ऑल द प्रेसिडेंट्स मैन, इनको एकेडमी अवार्ड भी मिला हुआ है, बल्कि बुच कैसिडी एंड सनडांस के अगर नाम सुना हो, उसके राइटर हैं ये। तो वो ऐसी ऐसी मज़ेदार कहानियाँ लिखते हैं। तो ऐसा मौका तो नहीं पेश आया कि कैरेक्टर ने करते करते एकदम कहा, डस्टिन हॉफमैन की बात वो कर रहे हैं कि डस्टिन हॉफमैन एक रोल कर रहा था और अचानक उसको ख्याल आया कि मतलब मैं इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। अच्छा। उसे रोक दिया, उसे कहा जी न्यूयॉर्क से मुझे, अब कैलिफोर्निया में काम कर रहा है, कि न्यूयॉर्क से मुझे फलां टेलर से जैकेट मंगवा के दो, मैं वो पहनूंगा तो मैं आगे काम करूं। तो जो समझदार एक्टर है वो उस तरह से भी तो जा सकता है फिर वो। हाँ, लेकिन मैं शायद अपना जो कैरेक्टर होता है ना, जब मुझे स्क्रिप्ट मिलता है तो मैं तब से उस कैरेक्टर को जीना शुरू करती हूँ। अच्छा। कैसे उठता है, कैसे सोता है, कैसे खाता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, वो क्या करता होगा। अच्छा। और फिर ये होता है कि जब हम आते हैं सेट पे तो इट्स अ टीम वर्क, राइट। तो फिर जाहिर है सबके साथ जेलअप होना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये सीन मेरा है तो मैं ही परफॉर्म करके निकल जाऊँ। फिर जो आपके को स्टार्स होते हैं उनको चेक करना पड़ता है कि मतलब वो आपके साथ ओके है या नहीं है, कंफर्टेबल है या नहीं है, वो आपको यस सेंड देते हैं या नहीं देते। जैसे हमें थिएटर में कहते हैं कि आप फॉरन यस सेंड दें, किसी को नो नहीं करना। अच्छा। तो फिर हम उस कैपेसिटी को चेक करते हैं, फिर उस हिसाब से परफॉर्म करते हैं। स्क्रिप्ट याद हो जाता है या फिर बहुत वक्त लगता है, रीटेक्स बहुत ज्यादा करती है? मिज़ना इज वन टेक आर्टिस्ट। मैं हमेशा कहता हूँ कि मिज़ना की सबसे अच्छी बात यह है कि शी इज़ वन ऑफ दोज एक्ट्रेस जो कि जैसा कि इन्होंने खुद ही बोला कि ये अपना लेती हैं कैरेक्टर को, तो इनको शी डजंट नीड स्क्रिप्ट, शी वुड जस्ट यू नो गो इन दैट थिंग, इन दैट कैरेक्टर, एंड शी वुड जस्ट गो बाय द फ्लो। दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट मिज़ना। वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये होती है, अफजाल अहमद साहब और समीना अहमद और इनके बारे में मशहूर हुआ करता था कि जब देखा ना कि कोई कैरेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है परफॉर्म, तो गलती करती कोई। अच्छा। ऐसा होता है कोई मतलब? जी जी। अच्छा, तो फिर क्या होता है? मिज़ना ऐसा करती है या कोई और ऐसा? कोई और और मुझ पे डाल देते। और वो हम बताना नहीं चाहेंगे, हम नाम नहीं लेंगे। काम करना है अभी मुझे। ये बड़ा पता है मतलब फिनोमेना है। आपने बड़े पते की बात की है। हाँ, आके लाइन कोई और भूल जाता है, फिर वो कहते हैं तुम्हारी लाइन थी नहीं, आप मुझे क्यों देंगी तो मैं बोलूंगी ना। अच्छा, तो ये तो पता चल गया जो करने वाला वो खातून है, बंदा नहीं है। अच्छा जासिम, हमारी पब्लिक में बहुत से ऐसे यंग लोग मौजूद हैं जो फिल्म एंड टीवी या मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में इस वक्त इनरोल्ड हैं। अगर उनमें से कोई एक्टर या एक्ट्रेस या ड्रामे में काम करना चाहे तो उसके अंदर क्या खुसूसियात होनी चाहिए? मेरे लिए आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ कि आप सबसे पहले अपने आप से ये पूछें कि आर यू एबल टू डू दिस जॉब और नो। क्योंकि अगर एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है ना कि मुझे लगता है कि जो सीखने से
सीखने से अगर आप सीखने की तरफ जाते हैं तो इट टेक्स एजेस टू लर्न। मेरे ख्याल में एक्टर इज बोर्न। अच्छा, तो या तो आपके अंदर वो क्वालिटीज होती हैं या नहीं होती। अच्छा। दिस इज व्हाट आई ठीक बिलीव। है। सिखाते सिखाते आपको जिंदगी गुजर जाती है और कई दफ़ा क्यूज और चीज़ों की बातें समझ नहीं आती। सही। बट जो लोग नए लोग आना चाहते हैं, पीपल हु हैव गॉट टैलेंट, उनको एक सही प्लेटफॉर्म को फॉलो करना चाहिए। ठीक है जी हरमीत। अच्छा, जासिम साहब से भी मेरा सवाल है और मिज़ना से भी ये सवाल है कि अच्छा। अगर पहला सवाल तो मैं जासिम साहब से पूछना चाहूँगा कि हम देखते हैं कि ज़्यादातर ड्रामे अब वेब सीरीज़ बन रही हैं, डिजिटल मीडिया पे चीज़ें जा रही हैं, क्या आप लोग कितना इस पे कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री इस पे कितना कोशिश कर रही है कि जा रही है? और दूसरी बात ये कि मिज़ना से पूछना चाहूँगा कि कितना मुश्किल होता है कि जब ब्रेक होता है सेट पे और फिर आपको कहता है, कहा जाता है कि भाई ब्रेक खत्म है और दोबारा आप लोगों ने उसी कैरेक्टर में आना है और दोबारा वही वो इमोशन और सारी चीजें, तो कितना मुश्किल होता है वो? मैं पूछ लेती हूँ मिज़ना। बहुत लंबा सवाल किया है। हरमीत ये पूछना चाह रहा है कि बीच में अगर एक ब्रेक आ जाती है, मतलब आप लोग इस वक्त एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, एक सीन छोड़ के गए हैं, अगले दिन फिर आना है और फिर पता चला है कि रोते हुए गए थे, मूड बड़ा हंसने का, तो वापस उसमें आना कितना। फौरन स्विच ऑन स्विच ऑफ। अच्छा। हम लोग कराची में तो एक दिन में 3 शूट्स करते हैं। अच्छा, एक जगह पूरा गेटअप करके काम करते हैं, 2 सीन्स करवाते हैं, फिर लंच ब्रेक में दूसरी जगह जाके मेकअप साफ करके दोबारा वहाँ का गेटअप करते हैं। मैंने वैसे मरहूम सुल्तान रई साहब को जी। कि वो 6 किस्म की विगें तैयार होती थी और वो सिर्फ ये करते थे कि कपड़े भी वही हैं, उन्होंने विग पहनी और खड़े हो गए दूसरे कैमरे के सामने, वन टेक हो नहीं, ये वाला तो बहुत होता है क्योंकि मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन फौरन स्विच ऑन स्विच ऑफ तो हर एक्टर का होना अच्छा, चाहिए। बड़े मजे मजे की बातें हो रही हैं, तो अभी और भी बातें करेंगे। डोंट गो एनीवेयर पब्लिक, स्टे विद अस। वेलकम बैक पब्लिक। हमने चाहा कि क्यों ना आपको अहले वफा की पूरी टीम से मिलवाया जाए। मिज़ना को हमने बाय कर दिया है और हमारे साथ जासिम भी मौजूद थे, वो द डायरेक्टर। अब हमने बुला लिया है, हमारे साथ मौजूद हैं अरीज मोहिउद्दीन, जो कि इस ड्रामा में लीड रोल प्ले कर रही हैं और मिज़ना की बहन का रोल प्ले कर रही हैं। और ये हैं हमारे साथ शहरियार शेख, जो कि अपनी मोहब्बत के पीछे मर जाते हैं। वैसे तो शहरियार नाकाम आशिक मरते ही हैं। बस ये क्या करें, अब ड्रामास में तो ऑब्वियसली रियलिटी बेस्ड होते हैं ना, अच्छा तो बस हमें फिर वही दिखाना पड़ता है। अच्छा, तो क्या मोहब्बत नाकाम हो जाती है फिर ये? नहीं जी, एक्चुअली नाकाम तो नहीं होती, कामयाब तो हो जाता मैं दुनिया की हद तक, लेकिन बस कुछ ऐसा है कि ऐसा कुछ मिसहैप हो जाता है कि जिसमें बस मुझे गोली लग जाती है और गोली लगती है या कोई गोली मार देता है? ये मार देता है। यू कैन से दैट देयर वाज अ सीन ऑफ स्नैचिंग, अच्छा, तो बस उसी दौरान ना मुझे शूट कर देते हैं। उफ, तो मरना कैसा लगा? You know what, seriously that was really kind of hard thing. मुझे लाइक रोड पर लेटना था और वो रात के 3-3:30 और आपको इस्लामाबाद की ठंड का फिर मैंने ये सीन ट्रेलर में देखा है ना? Yes, Yes, मैं पहुंच गई। she was crying and there was scene of a punch as well जो एकदम से आता है, अच्छा, तो उसमें यही था कि मतलब मज़ाहमत होती है स्नैचेस के दरमियान और हमारे दरमियान, तो बस उसी दौरान ही फिर ये होता है। रोब साहब मैंने ये तो देख लिया, मिज़ना ने ये तो बता दिया कि मिज़ना बड़ी समझदार एक एक्ट्रेस का रोल प्ले कर रही हैं, तो इसमें जो दूसरी है यानी कि आपका कैरेक्टर कैसा है? मेरा कैरेक्टर आपको मैं थोड़ा थोड़ा बताती हूँ। एक्चुअली बिल्कुल स्टार्ट में वो दिखाएंगे कि किस तरह से लाइवली लड़की है जो कि खुश है क्योंकि उसकी मोहब्बत को वो हासिल करने जा रही है। अच्छा। लेकिन फिर उसकी लाइफ में इतना टर्न ऑफ इवेंट्स होते हैं, एक साथ इतना दुख उसकी ज़िंदगी में आता है कि फिर वो बिल्कुल बदल जाती है। उसकी पर्सनैलिटी पे वो बहुत अफेक्ट करता है इंसिडेंट, और उसके बाद उसकी ज़िंदगी बहुत उदास हो जाती है। फिर उसकी ज़िंदगी में उम्मीद की किरण आती है, जो कि आप देखेंगे इंशाल्लाह जब आप ड्रामा देखेंगे। लेकिन उसमें फिर फ्लैशबैक्स में आपको दिखाएंगे कि कैसे वो पहले थी और फिर अब कैसी होगी जब आपको कोई दुख आपकी ज़िंदगी में इतना बड़ा सानिया हो जाता है, जब किसी भी लड़की की या किसी भी इंसान की ज़िंदगी में, तो उस पर क्या वो इफ़ेक्ट करता है। और फिर एक के बाद एक मुश्किलें किस तरह से ज़िंदगी में आती है, क्योंकि ज़िंदगी तो है ही ऐसी ना कि आप चलते रहने का नाम है, आपको जिंदा भी रहना है। और उम्मीद फिर का एक किरण निकलता है तो उम्मीद का दूसरा किरण आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है वो मैंने कहा, अगर एक लड़का जाएगा तो लड़के का आना होगा ना, उम्मीद का किरण होगा। There was a perfect guess
सब मार्फत की बातें हालांकि कर रहे हैं। एक लड़का जाएगा और एक आएगा। ये मैं कोशिश करी थी थोड़ा ढके छुपे अल्फाज में। नहीं वो जैसे उम्मीद की किरण तो जाहिर है साफ पता चल गया। लेकिन कुछ किरणें ना अधूरी भी रह जाती होती हैं। लाइक अच्छा। अब फ्लैशबैक्स में मैं हूँ उसके, अच्छा वो भूलती नहीं है मुझे हाँ। थोरली टू द एंड। जो ड्रामा का है बिल्कुल एंड तक मैं उसके ख्यालों में रहता हूँ जब वो परेशान होती है। साथ जरा जब किसी से इतनी मोहब्बत करें उसको भूलना इतना आसान तो नहीं होता। ऑब्वियसली किसी भी ये इंसान जिंदगी का असूल है या जिंदगी की हकीकत है। रऊफ साहब ये बड़ी बड़ी बातें कर रही है, ये बातें ऐसे नहीं आती, ये तजुर्बे से आती हैं, इनके पीछे कोई बड़ी बात होती है। हरमीत को बड़ी हंसी आ रही है। हरमीत बताओ खैरियत तो है ना? वैसे मैं अरीज से पूछना चाहूंगा कि अच्छा। वैसे जब इनको मैं देखता हूँ ना मुझे अपना बचपन भी याद आता है कि 90s 80s के दौर में एक होती थी ये क्या टीवी बात पे कर रहे हो? मिशी। इनके रिजेम्बलेंस बिल्कुल मिशी जैसे। इनसे पूछना ये चाहूंगा कि जब भी मैं इनके ड्रामे देखता हूँ बड़ी मासूम सी ये बनी होती है और अच्छा। रोने धोने वाले सीन भी बड़े ज्यादा होते हैं। तो क्या जब इनके पास कोई प्रोजेक्ट जाता है तो ये पहले देखती है कि रोने वाला सीन है या नहीं, उसके बाद ही एक्सेप्ट करती है? आपकी बात में से मैंने सिर्फ मतलब की बात उठानी है। हरमीत अरीज, हरमीत कह रहा है आपको देखकर हरमीत को अपना बचपन याद आ जाता है। क्यों लड़की देखे बचपन में। क्यों ऐसा क्यों है? नहीं वो कह रहा है कि मतलब आप हमें उसने कम से कम देखे हैं उसमें रोने धोने वाले सीन काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो कहता है पहले अब आप चेक पूरी करती हो बात कि ये है। रोने धोने वाला सीन है कि नहीं है ताकि ड्रामा के नहीं नाम मैं साथ में इसके रिजेम्बलेंस दे रहा हूँ मिशी के साथ। बहुत ही कमाल की अदाकारा होती थी पीटीवी पे। मिशी खान। बहुत से कैरेक्टर्स हैं जो कि हर कोई एक इंडिविजुअली उसकी एक लाइफ उसकी एक जर्नी है और वो अपने ज़िंदगी को किस तरह उसकी किस तरह की मुश्किलात हैं। अच्छा एक्चुअली हमारे साथ होता ये है कि जब हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं ना एज अ पर्सन, जैसे मैं अरीज हूँ तो मैं अपनी ज़िंदगी के रिवॉल्व हर चीज़ देख रही होती हूँ। लाइक हम अपनी मुश्किलात को बहुत ज़्यादा सब कुछ समझते हैं लेकिन हम लोग दूसरे बंदे को नहीं समझ रहे होते कि उसकी ज़िंदगी पे क्या गुजर रही है, उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन ड्रामा सीरीज़ में वन थिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि अगर आपके कैरेक्टर्स होते हैं तो वो हर कैरेक्टर की एक लाइफ जर्नी दिखा रहे होते हैं कि वो कैसे इंटरकनेक्टेड है हर चीज़ एक दूसरे के साथ। तो इस सीरियल में भी ये बहुत इस तरह की चीज़ें होंगी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। आई थिंक हर कैरेक्टर लेकिन आई थिंक सो अरीज बट इन शॉर्ट इनको ड्रामा बहुत पसंद आने वाला है। इंशाल्लाह। और सबसे मजे की बात हमारा ड्रामा तो मजे का है ही है बट उसका जब OST सुनेंगे ना आप अच्छा यू वुड लव दैट। अच्छा तो क्यों ना सुन ही ले रऊफ साहब, क्या ख्याल है? क्यों ना सुन ही ले शहरियार? नहीं मैं तो नहीं। हाँ शी कैन सिंग वेरी गुड। आवाज बहुत can sing खूबसूरत है। it. हाँ she has got a voice. She has got a हो voice. जाए हो जाए हो बहुत जाए। अच्छा अब तो बहुत अच्छा फरमाइश गा है सकती भी। है। देखिए आपकी मोहब्बत की फरमाइश आ गई है। अब Come तो on, सुना you can दें। do it. कोई भी गाना सुना दो। हाँ हाँ कोई भी। अच्छा अभी मैं गा के आई हूँ वही गाऊँ? हाँ the same one. मुझे थोड़ा सा टाइम दे सकते यार वो हैं? मर भी गया है पीछे आपके, अब You तो can सुना do it. दो। You can do it. मेरी याद में सुना दो। याद में सुना दो। ओके जो आ रहा है मेरे माइंड में सुना देती हूँ। Okay. नहीं नहीं वो नहीं सुनाना। कौन सा? कोई भी और सुनाओ। कोई भी सुना दो। कोई भी सुनाओ। यूं ही रहे में जो हौले से चला देखा सामने तो ख्वाब है बड़ा आँखों से उसे पास में बुला छूने चली हूँ मैं के हाँ मैं बातें जो करे तो बोला वो यही जबरदस्त। मैं तो था यही तूने देखा नहीं तेरे संग ही तो खड़ी थी मैं यूं ही पड़ी थी मैं के हाँ मैं वंडरफुल वंडरफुल। आपको पसंद आ गया? जी मुझे तो पसंद है, क्यों नहीं पसंद। और बेसिकली मेरा ख्याल है हमें अब आपकी रूह को सुकून मिला? मतलब क्या पता शायद क्योंकि अब कुछ कह तो नहीं सकते लेकिन हाँ ये है कि शायद सुकून में आ जाती है रूह क्योंकि कुछ ऐसे फ्लैशबैक्स दिखाए हुए हैं, ऐसे कुछ सीन्स दिखाए हुए हैं। अच्छा बट ये है बट एक प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट को हमने एक प्रोजेक्ट की तरह नहीं इनफैक्ट अपने एक पर्सनल एम की तरह इसको लेकर चले हैं। अच्छा। खासतौर पे जासिम भाई जो हैं वो बहुत फोकस थे इस चीज़ को लेकर। लाइक एक एक चीज़ का एक एक सीन वो एक-एक खुद character इवन को कि आके लेकर आप होते हैं ना कि आप अपने एसोसिएट को देते हो इसको लुक आफ्टर करो बट जासिम भाई इज काइंड ऑफ वेरी स्ट्रिक्ट टू हिज वर्क। वो बिल्कुल नहीं छोड़ते इस मिर्जा चीज़ ने को। हमें बता दिया है कि आपकी वजह से ड्रामे में बहुत ज्यादा रीटेक्स लिए गए हैं। अच्छा वेल देखिए ना अब आप ये देखें ना कि आहिस्ता आहिस्ता बंदा सीखता है ना
तो इट्स नॉट अबाउट दैट कि आप कोई रेफरेंस है ये वो। जासिम भाई एज अ पर्सन वो टैलेंट को प्रमोट करता है वो बंदा। वो कभी कोई ऐसे रेफर आगे करना ये होना कभी भी नहीं, क्योंकि और वैसे भी देखा जाए एक्टिंग इस काइंड फील्ड के इसमें तो आप स्क्रीन के सामने आओगे, अगर आप रेफरेंस बेस पर आए होगे तो आप कितना देर सर्वाइव कर लोगे? आप नहीं सर्वाइव कर सकते। तो जासिम भाई इज काइंड ऑफ वेरी आप कह लें कि एक लॉयल अपनी इस काम को लेकर, तो वो बस टैलेंट को ही प्रमोट करते हैं आगे। इवन कि मेरे कई दफ़ा ऑडिशंस हुए, इतने ऑडिशंस हुए, और मैं सच बताऊं कि बहुत सुनी भी है मैंने, पर लेकिन ये कि अच्छा मैंने उसको आहिस्ता आहिस्ता साथ इम्प्रूव भी किया उसके साथ साथ। जी। कितना पढ़ के आए हो और क्या क्या पढ़ के आए हो बट इस फील्ड में? इस फील्ड में आपको सच बताऊं तो बेसिकली तो मैंने BBA ऑनर्स किया हुआ है एंड आई एम सिल्वर मेडलिस्ट एज वेल। ठीक है। तो बस ये मुझे इंटरेस्ट था, तो काफ़ी टाइम पहले से इंटरेस्ट था एक्टिंग को लेकर, लेकिन फिर ये बीच में ये हो गया चांस मिल गया मॉडलिंग वगैरह का, तो शूट्स वगैरह किए, मॉडलिंग वगैरह। तो फिर वो ऐसा हुआ कि बस अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ कि जासिम भाई की तरफ से अप्रोच हुआ, ऑडिशन हुआ प्रॉपर, और ऑडिशन के बाद भी बड़े ना मुश्किल मराहल मैंने, अब मैं जब अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकता, बहुत मुश्किल मराहल से गुजरा मैं, पापड़ बेला और क्या क्या बस आपको क्या बताऊं मैं। अच्छा। लेकिन ये है कि कहते हैं कि हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, तो वो नाउ दिस इज अ टाइम कि अब अल्लाह का शुक्र है कि आई एम गेटिंग इम्प्रूव डे बाय डे, और आहिस्ता आहिस्ता बस इंशाल्लाह जासिम भाई का मुझे लगता है कि बचपन से ही शुरू कर दिया था, क्योंकि मैंने भी 2-3 ड्रामे, मैं ड्रामे नहीं देखता अमूमन, लेकिन 2-3 ड्रामों में झलकियाँ मैंने देखी हुई है, मतलब कम अज़ कम। मैं भी यूनिवर्सिटी में थी, मैं 5th सेमेस्टर में थी जब मैंने काम स्टार्ट कर दिया था। अच्छा। उसके बाद फिर मैं यूनिवर्सिटी के टाइम में 2 साल थे, 2 साल कंप्लीट हो चुके थे, 2 साल रहते थे, ग्रेजुएशन में थी, तो उसमें फिर मैंने 2 ड्रामे किए एक साथ। अच्छा। एक के बाद एक माशाल्लाह से, क्योंकि बहुत सपोर्ट मिली मुझे यूनिवर्सिटी से भी, टीचर्स से भी, अपने क्लासमेट्स से भी, सेट से भी, डायरेक्टर से भी, टीम से, AD सब की, मतलब उसकी वजह से ही मैं एग्जाम्स भी देती थी और साथ साथ जाके शूट भी कराती थी। कई दफ़ा ऐसा होता था कि मैं सेट से जाती थी शूट पे, सेट से जाती थी यूनिवर्सिटी से जाती थी सेट पे, तो दोनों चीज़ों को मैनेज कर सकूँ ऑब्वियसली, साथ साथ था दोनों, लेकिन इस तरह से मेरा काम स्टार्ट हो गया। आप दोनों कराची से हैं? नहीं, बेसिकली मैं इस्लामाबाद से ही हूँ। अच्छा, आप इस्लामाबाद? मैं भी। और अरीज तुम भी इस्लामाबाद से? अरीज तुम इस्लामाबाद से? वो एक ही बात है। तुम शुरू से इधर की हो? अच्छा, मुझे अभी पता लगा। मैं पैदा हुई थी सऊदी अरेबिया में, रियाज में पैदा हुई थी। उसके बाद फिर हम लोग रावलपिंडी शिफ्ट हो गए, और उसके बाद तब से ये बड़ा मजेदार जुमला है, मैं पैदा हुई थी, सारी पैदा हुए थे। मतलब अरीज मेरे शहर की है। अच्छा, मैं दोनों से पूछना चाहूँगा, शहरियार और अरीज दोनों से, जाहिर बात है बहुत सारे किरदार आप लोग निभाते हैं, खासकर अरीज ने बहुत ही ड्रामों में काम किया। कितना मुश्किल होता है कॉमेडी और संजीदा किरदारों में? हरमीत जानना ये चाह रहा है, कॉमेडी कैरेक्टर्स और सीरियस कैरेक्टर्स निभाना कितना आसान और कितना मुश्किल है? मुझे लगता है जो कॉमेडी, आपने एक और बात भी भूल ली, मैं पिंडी से हूँ भाई। एक सेकंड जी हरमीत, मैंने कहा आप ये बात भी भूल गई कि मैं पिंडी से हूँ, अरीज का पड़ोसी हूँ। देखा, हरमीत कह रहे मुनीसे आपने अधूरा सवाल पूछा, आपने ये क्यों नहीं बताया कि मैं भी पिंडी से हूँ? हाँ, तो बाला वो सवाल की खुश हो गई है हरमीत, खुश हो गई है अरीज, अब वो आपके सवाल का जवाब देगी। जी अरीज। मुझे लगता है कॉमेडी जो है टफ है करना, किसी को हंसाना बहुत मुश्किल काम है, रुलाना फिर आसान है, टफ है बहुत, और हम लोग समझते, और उनके अंदर मुझे लगता है जो एक्टर्स कॉमेडी कर सकते हैं उनके बिल्ट इन ह्यूमर होता है। अच्छा, हर कोई नहीं कर सकता। मुझे लगता है मैं अच्छी कॉमेडियन बन सकती हूं। कॉमेडी के लिए मैं हमें टाइमिंग बड़ी जरूरी है। कॉमेडी की टाइमिंग, इट वाज अ गुड जोक। कॉमेडी की टाइमिंग बहुत जरूरी है। यू थिंक यू कैन मेक पीपल लाफ लाइक इन कॉमेडी? अच्छी कॉमेडी कर लेते हैं। यू कैन, ही हैज अ गुड ह्यूमर। बिकॉज़ मैं ऑफ द स्क्रीन ऐसा हमारा चलता रहता है, लाइक आप कह लें कि सेट से अपना शूटिंग चल रही है, तो ऑन स्क्रीन है, आई एम वेरी सीरियस, आई एम डैम सीरियस, कैन यू मेक मी लाफ? हाउ कुड आई डू दैट? मैं अभी कैसे करूंगा? अब वो डिपेंड करता है ना, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। हां, ये थोड़ा सा वो है जो, देखो ये सिचुएशन है, मैंने दे दी, आप बताएं। हां, मेक मी लाफ, कैन यू? आई डोंट नो हाउ टू मेक यू लाफ। लुक, she just try to keep your heart. गुड, मैंने कहा मैं आपका दिल रख लूं। हमारा ये चलते रहता है मस्ती मजाक वगैरह, बिकॉज वी आर जस्ट लाइक अ फैमिली। हमारा we are
जस्ट लाइक अ फैमिली। Yeah, इतना मैं कभी कभी, बिल्कुल। क्योंकि मेरी अम्मी हर दफ़ा सेट पे जाती थी मेरे अच्छा। साथ, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने मुझे इनके हवाले कर दी, क्योंकि इनका पता था कि उन्होंने कहा, रखो, इसको रखो। मम्मी ने कहा इसलिए मर तो जाना है जा जी ले। कि बहुत ख्याल रखते हैं ये लोग मेरा सेट पे। अब आप बता रही हैं वो, उनको पता लगेगा, हरमीत आपने उनका नाम बताया, उनको पता लगेगा सेट पे जाती अम्मी साथ नहीं होती, हमसे पहले पहुंचे होंगे उनसे मिलने के लिए। नहीं आती है, नहीं आती है, लेकिन आज अब मैं ध्यान रखूंगा उनको वैसे। ट्रस्ट है। लेकिन अब अच्छा, हरमीत वैसे ये दोनों देख से लो, सवाल पूछना चाहूंगा। हरमीत जाहिर बात है रिकॉर्डिंग जासिम साहब इस्लामाबाद चले में। गए, जासिम साहब सेट पे इस्लामाबाद में कितने हैं। सख्त होते हैं, मतलब जाहिर बात है बड़ा मुश्किल होता है एक डायरेक्टर का जो है वहाँ पे होना, फिर उसके सामने किरदार देख लो, निभाना। हरमीत बड़ा मुश्किल बहुत जब तेज कुछ है। हरमीत character ने ऐसे कह होते हैं, दिया, बड़े गुस्से में भी आ जाते हैं। हरमीत ने कह दिया कि सेट पे जासिम साहब कितने सख्त हैं। पता चल गया जासिम चला गया, हरमीत ने फौरन उसकी गैर मौजूदगी में पूछ ली। मैं आपको इतना बता दूं कि जो अपना कास्ट है उसका अगर कोई फ्रेंड आ जाता है, कोई फैमिली वाले आ जाते हैं, उसको जी, एक दफा जी। कान में बात चली जाती है उसके, अच्छा। ऐसा होना नहीं चाहिए। बाकी आप आगे समझदार हैं। लेकिन जासिम सर जितने स्ट्रिक्ट हैं काम को हाँ। लेके, उतने ही काम एंड कंपोज्ड हैं। हम बिल्कुल। अभी भी He ये बात is. कर रहे थे, क्योंकि देखिए इस फील्ड में हर पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कई कई घंटे वेट भी करना है सेट पे। आपको कहीं कई एक्टर्स के साथ नहीं हो रहा तो बार बार बस मैंने सोचा कि अब मैं आपके इस जुमले के बाद आपको बता दूं, हमने भी बड़ा इंतजार किया है। हमारा रऊफ साहब बताएं, वो देखिए उसको यकीन ही नहीं आ रहा। हमारा इंतजार किया आपने। जी हाँ। सॉरी। We are really very sorry for that. नहीं यार नहीं, सॉरी नहीं करना। हम अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद आगे और करेंगे दीगर मौज़ूआत पर बात। तो अभी के लिए हम अरीज और शहरियार का शुक्रिया अदा करते हैं, और टीम को इनकी कि ये टाइम निकाल के थोड़ा सा हमें भी इंतजार करा के हमारे सेट पर आए। थैंक यू वेरी मच। सो पब्लिक, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक पब्लिक, और ना सिर्फ पब्लिक के व्यूअर्स बल्कि A+ के नाजरीन भी इस वक्त हमें देख सकते हैं। वो तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं, हम उनको बता दें कि सेलिब्रेशंस का टाइम है। वो इसलिए क्योंकि टीम कोई भी खेले, बिल आखिर जीत तो पाकिस्तान रहा है, क्योंकि PSL यहाँ पर हो रहा है और पाकिस्तान के लोग सबको ये वाज़ेह तौर पर बता चुके हैं कि पाकिस्तान खेल से मोहब्बत करने वाला मुल्क है। यहाँ के लोग बहुत वेलकमिंग है। हमने ओवरसीज़ प्लेयर्स को भी वेलकम किया है, और जो रौनकें हमारे स्टेडियम में लग चुकी हैं उस बारे तो कुछ भी कहा जाए वो कम है। क्या ख्याल है इरफान ने हमें ज्वाइन किया। इरफान भी भागा भागा आया इरफान, सांस बहाल हुई है? हाँ जी बिल्कुल हो जी। मैंने कहा नहीं हुई तो देन यू कैन हैव जी जी दिस। श्योरली आई विल हैव। मैं भी मेरे सामने दो घूम लगा सकता हूँ, मतलब इसमें जी, जी। लाने कोई मुज़ायका नहीं है। सही बात। और हरमीत भी, हरमीत you can also participate with us in this। हाँ, मैं आपको ज्वाइन कर रहा हूँ, आप तीनों को ज्वाइन कर रहा हूँ। और हमारे साथ आपको ये भी बता दूं, उमर एजाज मौजूद है। उमर एक छोटा सा अच्छा सा प्यारा सा बच्चा है जिसको क्रिकेट से बहुत मोहब्बत है। क्रिकेट पर कोई भी बात करनी हो आप उमर से कर सकते हैं। ही इज अ और यूट्यूबर एज कमेंट्री, वेल। जबरदस्त कमेंट्री करता है, commentary मतलब उसकी करता है। कमेंट्री जो है वो सुन कल के हमने PSL ट्रांसमिशन इनसे बात की, मैं तो इनके नॉलेज से बड़ा इंप्रेस हुआ हूँ। इरफान देखिए वो हमारे साथ जी, जी, मौजूद जी। हैं, उसे वेलकम करते हैं। उमर, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, कैसे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताओ ना, फिर उमर आप ही से शुरू करते हैं। कल जो 2 मैचेस हुए हैं PSL के, एक तो लाहौर कलंदर ने पेशावर ज़लमे को हरा दिया। एक मौके के ऊपर लगता था कि लाहौर कलंदर की विकेटें बहुत ज़रा गिर गई हैं, लेकिन फिर हफीज़ मौजूद था, हफीज़ ने बड़ी बिल्कुल। सॉलिड इनिंग खेली है फिर दोबारा। और जो पहले भी एक दफ़ा इरफान से पहले मैच में बात हो रही थी, कल भी इरफान कह रहे थे कि जो टीमें जीतती हैं या हारती हैं उनमें इस बात पे बड़ा डिपेंड करता है कि उनके पास देर तक खड़ा कोई प्लेयर है या नहीं। तो हफीज़ एक ऐसा प्लेयर जी, है जो बिल्कुल। बड़ी सॉलिड इनिंग खेलता है, बड़ी सॉलिड इनिंग उसने खेली, और उसकी सॉलिड इनिंग की बदौलत फिर हमें कल हमने देखा कि लाहौर कलंदर ने फतह हासिल की है। जी बेटा, क्या ख्याल है उमर? जी बिल्कुल, काफी अच्छी इनिंग खेली है मोहम्मद हफीज ने, उनको काफी अच्छा ऑलराउंडर माना जाता है। सॉलिड इनिंग खेली है, अपनी टीम को मैच जितवाया है, माशाल्लाह से उनकी लक चल रही है। और लाहौर कलंदर की टीम ने मैच भी जीता है, पहला PSL फिक्स का। पेशावर ज़लमे की बैटिंग नहीं चल सकी कल, यही इरफान मतलब इसके ऊपर आओ। पेशावर ज़लमे की बैटिंग नहीं चल सकी, ना कामरान अकमल ने कुछ किया, ना उससे पहले जो बाहर के उनके आए हुए थे मेहमान हमारे, वो भी कोई खास नहीं देखिए, कर सके। और शाहिन शाह अफरीदी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की।
देखिए अभी जैसे बड़ी इनिशियल गेम है, बट अपनी जो गलतियों से जल्दी सीखता चला जाएगा, वो ऑब्वियसली आपका फॉरेन प्लेयर और जो लोकल प्लेयर्स हैं इनका एक कॉम्बिनेशन है, तो कॉम्बिनेशन बनने में थोड़ा टाइम लगता है। इरफान, मैं तो अभी तक इसी हैरत में हूँ कि उमर एक छोटा सा बच्चा है, ये पढ़ता कब होगा, ये खेल ये बैठकर सारा टाइम मैचेस देखता है। उमर, क्या एक्टिविटीज हैं? जी बस पर मुझे फ्रैक्चर हुआ है लेग पे, जिस वजह से मैचेस भी देखता हूँ। क्रिकेट का काफ़ी ज़्यादा शौक है। स्कूल जा नहीं सकता क्योंकि वो बोन्स वीक हैं, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा बीमारी है जिसमें बोन्स होती हैं, वीक होती हैं। तो क्रिकेट का काफ़ी शौक है, जिस वजह से यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ अच्छा। है। तो बस वो फिर देख रहे हैं और मजे कर रहे हैं। उमर ने कल कहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड इनकी फेवरेट टीम है। भाई तो बैठे हैं, लेकिन उमर बड़े क्यूट हैं और मैं उनसे पूछना चाहूंगा, उमर कल अगर देखा जाए तो पिशावर ज़ल्मी और जब मैच हो रहा था लाहौर का, तो वहां पे वहाब रियाज और डैरेन समी के लोग कह रहे थे कि वो नहीं होंगे तो बड़ा मसला होगा, लेकिन उनके आने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। क्या पिशावर ज़ल्मी ने बड़ा लाइट लिया था लाहौर को? जी कुछ लग तो इस तरह ही रहा था। लाहौर के की टीम ने टॉस जीता, वो उनके लिए काफी अच्छा हो गया कि टॉस जीत कर उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया। और पिशावर ज़ल्मी की टीम के जो शुरू में प्लेयर्स आउट हुए हैं, कामरान अकमल, इमामुल हक, हैदर अली, ये 2 प्लेयर्स हैं। अच्छा। अगर ये चलते परफॉर्म करते तो फिर शायद ये ज़ल्मी टफ टाइम दे सकती थी, लेकिन एंड पे जाके मैच काफी क्रूशियल हो गया था, काफी क्लोज हो गया था और लग रहा था कि पिशावर ज़ल्मी की टीम ने मैच को विन कर लेगी, जिसका उन्होंने स्पेल किया साकिब महमूद ने। लेकिन यासिर खान ने आके बैटिंग अच्छी की और मैच कलंदर्स ने अपने नाम कर लिया। उमर, मुझे आप ये बताओ कि आप घर में क्रिकेट खेलते हो? क्या बात है, क्या बात अपने बहन भाइयों के साथ? बोन्स की उनको ने बताया। नहीं, मैं आपको बताती हूँ, बच्चे ना बुक पकड़ के बॉल के साथ खेलना, नहीं उनको बोन्स का इशू है जिसकी वजह से वो खेल नहीं सकते। अच्छा, वो बीच व्हीलचेयर पे है। बिल्कुल भी नहीं, जिस तरह मैं बता रही हूँ उस तरह भी नहीं। जी मैं घर में क्रिकेट खेल लेता हूँ कजिन्स के साथ। एक पापा ने स्पेशल वॉकर बनाई हुई है, उसके अंदर बैठ के खेल लेता हूँ, वो सेफ्टी होती है। अच्छा, उससे गिन नहीं सकता, उसमें बैठ के कजिन्स के साथ खेलते हैं। बाकी हार्डबॉल के साथ तो नहीं खेला जाता, तो डॉक्टर्स ने मना किया। अच्छा इरफान, कल रवि बोपारा ने कंपैरेटिवली एक बेहतर इनिंग खेली, वो भी खड़े रहे सॉलिड अंदाज में। शुएब मलिक 25-26 रन ही बना सके, ज़्यादा वो लंबे इनिंग नहीं खेल पाए, तो उस हवाले से भी उनकी इनिंग्स के हवाले से। अच्छा, इसमें मैं जैसे बात कर रहा था कि अभी टीम्स की कॉम्बिनेशन बनने में टाइम लगेगा कुछ। अगर हम बात पिशावर ज़ल्मी की कर रहे हैं तो बैटिंग में 2-3 उन्होंने मिस्टेक की। आई स्टिल बिलीव के फ़खर की जैसे इमाम की जगह नहीं बनती। इमाम हमारा ओडीआई का प्लेयर है, ओडीआई के ऊपर भी बहुत उन पे क्रिटिसाइज किया जाता है कि उनका स्ट्राइक रेट खेला सिर्फ और एक ही बॉल, नहीं स्ट्राइक रेट उनका वैसे मैं बात कर रहा हूँ इन जनरल के वो काफ़ी कम है। फिर इसी तरह एक जो मुझे अभी नज़र आ रहा है कभी ये 3 गेम के अंदर के जो प्लेयर्स टीम से बाहर थे या जिनको चांस नहीं मिल रहा था, वो प्रेशर लेना शुरू कर दिया इंटरनेशनल क्रिकेट का। सरफराज का हमने देखा ऊपर आके ओपनिंग की, वो फ्लॉप आइडिया रहा। फिर शुएब मलिक की बात करें, शुएब मलिक सारा कैरियर आपने लेट मिडिल ऑर्डर के प्लेयर रहे हैं, 5-6 पे वो खेलते रहे। अभी तो लास्ट 3 ईयर से तो वो खेलते ही 5 नंबर पे हैं, तो उनका नंबर 3 पे आना। फिर हैदर अली आपका एक प्रिपेयर्ड कमोडिटी था नंबर 3 का या ओपन का, आपको उसको नंबर 4 पे किया, तो ये मिस्टेक्स कर रहे हैं। ये सारी टीमों को देखना पड़ेगा जो इनका कॉम्बिनेशन विक्ट्रीज में इनको था या जो प्लेयर जहाँ परफॉर्म करते रहे इनको नंबर्स पे रखना पड़ेगा। अगर ये ना किया तो इवेंचुअली इनको फिर ये चीजें तो फेस करनी पड़ेंगी। हैदर अली के ऊपर बहुत प्रेशर है पहले से ही, ना तो उसने पिछले मैचेस में जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ थे उसमें को परफॉर्म कर पाया, और अब ख़ास तौर पे दूसरे नंबर के ऊपर आके भी वो परफॉर्म नहीं कर पाया, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अगर इसी तरह से रहा, देखो ना आप, वो एक ऐसी कमोडिटी है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि फ्यूचर है पाकिस्तान का, हिट बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसी तरह की हिट के ऊपर आउट होता है फिर वो। देखिए ये ऑनेस्ट दोनों पे है। आपके पूरे 5 एडिशन के अंदर हैदर अली वाज द ओनली कमोडिटी जो आपने इंट्रोड्यूस करवाई, और आपको हमें भी लगा कि एक अच्छा टैलेंट है, पाकिस्तान को लंबा सर्व कर सकता है। जितना प्लेयर के ऊपर ऑनेस्ट है इतना ही मैनेजमेंट के ऊपर भी आता है कि उसको उस कमोडिटी को प्रॉपर बनाए भी। जैसे आपने बाबर आजम को बनाया, तो आई एम द विटनेस कि किस तरह उन्होंने सरफराज और मिकी आर्थर ने उनको नंबर 3 का स्लॉट दिया और फिर उस पर परसिस्ट किया। जब आप किसी भी प्लेयर को, खासतौर पे यंगस्टर को डिफरेंट ऑर्डर्स के ऊपर खिलाते हैं, तो ऑब्वियसली उसका कॉन्फिडेंस भी शैटर्ड होता है और वो लेके नहीं अपने आप को चल पाता। हमारी बात ना उमर बड़े इंटरेस्ट के साथ सुन रहा है। आई वांट टू नो, उमर से ये पूछें कि कल इस्लामाबाद यूनाइटेड को ये इसकी फेवरेट टीम है और वो जीती है, जीत गई है। अब आपको कैसा लग रहा है, कितने खुश हो उमर? जी मतलब काफी अच्छा लग रहा है, आई एम वेरी हैप्पी, और बहुत अच्छा परफॉर्म किया इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने। अच्छा। तो शुरू में लग रहा था जब बैटिंग करने के लिए आई थी इस्लामाबाद के ओपनर्स
एलेक्स हेल्स आए थे, हाँ। प्रिंस आए थे, तो लग रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम लूज कर देगी मैच, क्योंकि शादाब खान भी जल्दी आउट हो गए, लेकिन फिर लुइस ग्रेगी ने काफी अच्छी बैटिंग की और वो की प्लेयर साबित हुए हैं और काफी अच्छी उन्होंने बैटिंग की, 49 रन फिनिश खेली और टीम को मैच जितवा दिया। उमर, खेलते तो नहीं हो, लेकिन क्या पीएसएल के जो मैचेस हैं वो कराची स्टेडियम में जाकर देखने का दिल करता है? जी करता तो है, लाहौर में भी मैचेस हैं, मैं लाहौर में ही रहता हूँ, लेकिन वो फ्रैक्चर हुआ होगा तो जब इंशाल्लाह ठीक हो जाऊंगा तो जाऊंगा इंशाल्लाह, मैचेस एंजॉय करने जाएंगे। बिल्कुल सही है। कल ये बताओ कि इरफान से भी ये सब इरफान, पहले तो अगर हरमीत से हम बात देखें करो। तो तीनों मैचेस की अगर हम बात करें, जी 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 हरमीत। जी जी इरफान, जी, मैं सुन रहा मैं हूँ। पूछना ये चाह रहा हूँ कि तीनों मैचेस की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि जो हदफ का जिसने ताक़ुब किया उसको कामयाबी मिली, इसकी क्या वजूहत है? जो जी। सेकंड बैटिंग थी उसको ही कामयाबी मिली। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही हो रहा है कि जो टीम चेस कर रही है वो मैच जीत रही है, क्योंकि समहाउ ड्यू फैक्टर आ रहा है। नॉर्मली ये कराची के अंदर नहीं आता, लाहौर के अंदर ज़्यादा ड्यू फैक्टर होता है, बट अभी देखने को आ रहा है कि इवेंचुअली कराची के अंदर भी सेकंड हाफ के अंदर, सेकंड इनिंग्स के अंदर ड्यू फैक्टर थोड़ा आ रहा है, जिससे बॉलर्स को बॉल को ग्रिप करने में उसमें प्रॉब्लम आ रही है। और पर्टिकुलरली स्पिनर्स की बात करें तो स्पिनर को ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, और यही रीज़न एक बन रही है कि रन चेज इजीली हो रहे हैं। अच्छा, दूसरी उसमें एक और बात भी है ना कि टारगेट बहुत बड़ा नहीं है। अब पहले मैच में 140 का टारगेट, कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं था, 141 ही करने थे ना, मतलब सारे। और दूसरे मैच में भी 150 के ऊपर आउट हो गए। इसमें रोसब ये है कि शुरू में बॉल थोड़ा बैट पे अच्छा आती है, जैसे ही कुछ 6-7 ओवर होते हैं तो बॉल का कुछ देखा कि डबल पेस के साथ भी आ रहा है, जिसकी वजह से हिटिंग इतनी आसान नहीं है। जैसे हफीज और बाबर की टाइप के जो प्लेयर हैं, जो टाइमर हैं, उनके लिए तो बैटिंग करना, कन्वेंशनल बैटिंग करना आसान है। जो हिटर बैट्समैन है उनके लिए प्रॉब्लम आ रही है कि वो उनकी कभी बॉल हिट होती है, कभी नहीं होती, सिवाय क्लार्क की जैसे इनिंग्स देखी पहले मैच में कराची की जानिब से। लेकिन ग्रेगरी की जो ग्रेगरी की ने बड़ी अच्छी आउटस्टैंडिंग है। हम एक ब्रेक लेने जा रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैं चाहूंगी कि उमर का फेवरेट जो क्रिकेटर है वो हम जान सकें। उमर, कौन है आपका फेवरेट क्रिकेटर? पीएसएल में? हाँ जी, पीएसएल में। बहुत तेज बच्चा है, उसने पूछ लिया कि सारे कौन से वाले की बात करी है पीएसएल से? जी शादाब खान, लाइक दिस माय फेवरेट प्लेयर शादाब खान। ठीक है, ठीक है। इसके बारे में भी बात करेंगे कि शादाब खान ने हमाकत की कि नहीं की, कि ऊपर खेलने आया वो, पता नहीं किस प्रेशर। बिल्कुल, इन सब पर बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। उमर ने हमें वक्त दिया। उमर, आपका बहुत शुक्रिया। पब्लिक और A+ के नाजरीन और जो तमाम लोग हमें देख रहे हैं, डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक पब्लिक। और जो लोग अभी A+ पर भी हमें देख रहे हैं, इसके अलावा तमाम घर में बैठे बड़े बूढ़े बच्चे नौजवान सभी मतवजह हो जाएं, क्योंकि हम दिखाने जा रहे हैं अभी कल खेले गए मैचेस की झलकियां, जिनमें लाहौर वर्सेस पेशावर ज़ुल्मी है और इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान की बात हो रही है। तो पहले हम चलकर वो देखते हैं। तो ये तो हमने देख लिया पेशावर ज़ुल्मी और लाहौर कलंदर को। रऊफ साहब, हम विकेटें भी इनकी अभी देख लें या पहले हम इस्लामाबाद यूनाइटेड के चौके देखते हैं, जरा देखते हैं किसने कितना अच्छा परफॉर्म किया बॉलिंग में। ठीक है, पहले हम इनकी विकेट्स देखते हैं। लाहौर और पेशावर ज़ुल्मी के बाद अब क्यों ना इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस भी देखी जाए। चौके और छक्के, क्या ख्याल है, देखी जाए? जी जरूर, प्ले करते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस और उनके कैप्टन्स की प्लानिंग के बारे में क्या कहोगे? देखिए रिजवान ने जैसे फिर प्रूफ किया, एक दफ़ा ऊपर आके एज ए कैप्टन इनिंग खेली और बड़ा आउटस्टैंडिंग थी। थोड़ा सा उसमें मुझे जो लैक किया कि फिर भी ड्यू फैक्टर के बावजूद भी उनको 2 स्पिनर के साथ जाना चाहिए था। इमरान ताहिर बहुत सीजन बॉलर है, हम सबको मालूम है। फिर उस्मान कादर बड़ी अच्छी फॉर्म में है, और मेरा ख्याल है ये एक उन्होंने मिस्टेक की कि वो 4 पेसर और 1 स्पिनर के साथ गए, और फिर दरमियान में उनको लकी चाम मिल गया, वो खुशदिल शाह ने एक विकेट ले ली। बट थोड़ी ये मैं ये चीज़ें कह रहा हूँ कि ये जितनी जल्दी टीम सीखती चली जाएंगी, अपनी मिस्टेक को ओवरकम करेंगी, तो फ्यूचर में उनके लिए ये बेहतर चला होता चला जाएगा। अफरीदी की परफॉर्मेंस के बारे में भी देख लें, मतलब हमारा ख्याल नहीं था कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर जाएगा। 2 विकेटें ले ली, फील्डिंग भी बहुत अच्छी की और अच्छा रन आउट किया। देखिए वो इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेल चुके हैं, T20 की बात करें तो शुरू से उनको स्पेशलिस्ट माना जाता है, तो वो शॉर्टर फॉर्मेट में तो एक बड़ा वाइटल रोल प्ले करते हैं। अच्छा, आज के मैच की जरा जल्दी से मतलब एक आप बता दो, लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लैडिएटर किसको एज है? वैसे तो दोनों की अगर स्टैटिस्टिक्स देखे जाए तो बराबर वो चलता है। बस
एक मैच की ज्यादा बर्तरी लाहौर कलंदर को हासिल है क्योंकि वो कल मैच जीत गए। लेकिन वो तो कल का मैच है, लेकिन मुकाबला इनके फिर भी आपस टफ में होने लाहौर वाला है। कलंदर और कोयटा ग्लैडिएटर का जो है देखिए ना वो- ऑन पेपर तो लाहौर की टीम ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है, अच्छा, क्योंकि अच्छा। क्योंकि जैसे मैंने शुरू में बात की कि उनके पास कोई ऐसा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला प्लेयर नहीं है। इवन दो के T20 शॉर्टर फॉर्मेट है, बट आपको फिर भी एक शीट एंकर वाला ऐसा प्लेयर जरूर चाहिए जो टीम को लेके चले, एंकर करे टीम को। तो वो देखना पड़ेगा। मेरा अपना वैसे सजेशन यही है कि उसको सरफराज को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए एज ए कैप्टन भी और एज ए प्लेयर भी। वो नंबर 4 या 5 पे आके हरमीत की इसकी बता मैं दिया कहती हूँ हरमीत से पूछ लेते हैं। हरमीत, क्या लगता है कौन जीतेगा, लाहौर कलंदर या फिर कोयटा ग्लैडिएटर? वैसे अगर देखा जाए तो लाहौर की जो परफॉर्मेंस है, पहले में से अंदाज़ा ये हो रहा है कि है जीत, ऐसे लग रहा है कि वो जीत जाएंगे। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा इरफान साहब से, शॉर्ट सी क्वेश्चन है मेरा, कि क्या सरफराज दोबारा उसको 1 ऑन निकलना चाहिए? क्योंकि हम देखते हैं कि हफीज़ भी कम बैक बड़ी बेहतरीन तरीके से उसने कर लिए। देखिए मैं वही बात कर रहा हूँ कि इनको देखना पड़ेगा सरफराज को अपने बैटिंग ऑर्डर के लिए, और वो दरमियान में चाहिए क्योंकि बस ठीक है, ये तो हम फिर आज शाम को कौन क्या परफॉर्म करने जा रहे हैं अभी लेते हैं व्यूअर्स से इजाजत। सो पब्लिक अभी के लिए इजाजत दें। मैच में क्या होगा ये तो आप शाम को ही देखें। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज।